In today's class, the main content of the partnership is related with the partnership agreement. If I concern towards the question, describe the usual points of partnership agreement, जिसको आपके पास एग्जाम में ऐसा भी आता है, what is partnership agreement, ठीक है? Partnership agreement or memorandum of you can say partnership, article of association, हमारे पास ये तमाम चीज़ें एग्जाम में आती हैं. हम इसको फोकस करते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे. पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिटन इन ओरल म्यूचुअल कंसेंट टू रन अ बिजनेस. यहाँ पे बेटे मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है कि इट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट यूजली इट कैन बी ओरल और रिटन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग पार्टनरशिप में करते हैं, हमारा मेन कंटेंट ये होता है कि हम उसको रिटन करें, ताकि कोई चीज़ हमारे पास रिटन होती है, ब्लैक एंड वाइट में होती है, तो वो हमारे पास सेफ होती है. ठीक है, हम उसको कभी भी पार्टनरशिप के दौरान या कभी भी हमें उसकी नीड होती है तो रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो आप अपने पास रख सकते हैं, वो आपके पास प्रूव होता है. प्लस अगर आपका कोई पार्टनर आपको डिच करता है या इनसिंसियरिटी शो करता है तो आप अपने उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं. कुछ पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि लोग ओरल पार्टनरशिप यूज करते हैं, but oral partnership is not a permanent reason. We should do it in a black and white written point of view. ठीक है? For the mutual consent means coordination, cooperation of a business. So we should do our business with mutual understanding, with mutual consent, with cooperative. So जितने भी मैंने आपको इससे पहले बताया था co वाले जो वर्ड होते हैं, we should use it coordinatively even. Okay, co-owners for the profit. Definitely whenever we plan for the business main motive is for the generation of profit. ठीक है, so यहाँ हमारे पास जो vocabulary है, it can be written or oral and mutual consent, and it should be the co-owners. Co-owner means coordinative and cooperative. पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. ये आपके पास अक्सर एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, एंड देन आपके पास कुछ एमसीक्यूज के डिफरेंट ए बी सी डी मल्टीपल चॉइस होंगे, आपने उस पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, then we have contents of the agreement or common provision of partnership contract. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, ये तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मेन इसके एसेंस हैं, वो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है. नेम ऑफ द फर्म इज द मेन पॉइंट. प्लेस ऑफ द फर्म, पहले फर्म का नाम क्या होगा, वो किस जगह इस्टेब्लिश होगी, उसकी नेचर क्या होगी. इट मीन्स नेम, प्लेस, नेचर. देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, उनका क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, कौन सा पार्टनर कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमारे पार्टनरशिप फर्म की लाइफ कितनी होगी, 2 years है, 5 years है और अनलिमिटेड है. देन वी हैव टू कंसिडर कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या है. हम ये कह रहे हैं कि दोनों से जितने भी पार्टनर्स हैं वो इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, या फिर वो जितना रेशो लेके आए हैं, कोई 1 लाख लेके आया है, कोई 50,000 रुपये लेके आया है, तो जो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उतनी प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है. इसका मतलब ये है कि बेटा ये डिपेंड करता है कि जब भी आप पार्टनरशिप का बिजनेस प्लान करते हैं तो आपकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. आप उसको इक्वली भी शेयर कर सकते हैं. सपोज हमारा एक पार्टनर 50,000 लाया है और हमें लगता है कि ठीक है उसकी इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन वो स्किलफुल है, हम उसके साथ इक्वल प्रॉफिट भी शेयर कर सकते हैं. बट अगेन ये डिपेंड करता है सारे पार्टनर्स का इस कंडीशंस पे एग्री होना. अगर पार्टनर्स एग्री नहीं हैं तो ऐसी कंडीशंस नहीं रखी जा सकती. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ विड्रॉवल, कि एक पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे विड्रू करेगा उसको हमें देखना है. कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो पार्टनर्स हैं वो डेली बेसिस पे 20,000 50,000 बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं, जिसको हम विड्रॉवल कहते हैं. ड्राइंग्स पढ़ा है ना हमने. अब अगर ड्राइंग ज़्यादा हो जाएंगी तो बिजनेस लॉस सफ़र करेगा. ठीक है, देन वी हैव विड्रॉवल्स. ठीक है, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, कोई भी न्यू पार्टनर अगर फर्म में एडमिट होगा तो उसका क्या प्रोसीजर है. हमने अभी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी आपने मेरे साथ डिस्कस करे थे ना. ठीक है, एक्टिव पार्टनर, माइनर पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर. तो ये सारे जो पार्टनर्स हैं इनके एडमिशन के क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स होगा, ये भी हर पार्टनरशिप फर्म अपने डिफरेंट रूल्स डिज़ाइन करती है. हर पार्टनर को कितनी सैलरी प्रोविजन का मतलब सैलरी प्रोवाइडेड, हर पार्टनर को कितनी सैलरी प्रोवाइड होगी,
हर पार्टनर जब फर्म को डिसॉल्व कर रहा होगा, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बेटा खत्म हो जाना, लिक्विडिफाइड होना, जब आपकी फर्म डिसोल्यूट हो जाएगी तो उस वक्त कितने पैसे मिलेंगे, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके रेशोज के अकॉर्डिंगली होगा, इक्वली होगा। ये सारी वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हम पहले से अपनी फर्म के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख लेते हैं, ठीक है। देन हमें ये भी देखना है कि हमारी जो अकाउंटिंग ईयर है वो कब एंड हो रहा है और फिस्कल ईयर कब हो रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम फिस्कल ईयर के बारे में बताया था, अकाउंटिंग कैलेंडर के बारे में बताया था कि जनवरी टू दिसंबर हमारे पास अकाउंटिंग ईयर होता है, फिस्कल ईयर कैन बी जून टिल जून भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। फिर हर पार्टनर की राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज क्या हैं, जिसको हम RDL भी कहते हैं, कि हर पार्टनर का हक क्या है, कि उसको उसका क्या राइट है, कि उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना, वो किस चीज़ों में बोल सकता है किन चीज़ों में नहीं बोल सकता, डिसीजन मेकिंग कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, इट्स लाइक दैट। Then we have to each partner should know that what are the duties and tasks should be performed by him, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम, उसको जो भी स्पेसिफिक वर्क पर परफॉर्म करना है वो अपने उस वर्क परफॉर्मेंस को छोड़ दे और दूसरे टास्क परफॉर्म करने लग जाए। लाइबिलिटीज, हर पार्टनर कितनी लाइबिलिटीज को लायबल है पे ऑफ करने का। नेम ऑफ द बैंकर, हमने कौन से बैंक से अपनी थर्ड पार्टी बनाया है। साइनिंग अथॉरिटी कौन सा पार्टनर है, क्योंकि अगर हमारे फर्म में इस वक्त 10 पार्टनर्स हैं तो कोई एक तो मेन हेड होगा जो कि जिससे हम सारी जिसको हम हेड समझेंगे और तमाम बैंकिंग डील में, क्योंकि ऐसी बात है जो हमारे पास थर्ड पार्टी है, A, B and C इज थर्ड पार्टी, तो बैंक के चेक पे सारे पार्टनर्स के तो सिग्नेचर्स नहीं होंगे, सो वी शुड चूज वन पार्टनर टू मेक हिम हेड of our you can say partnership, and we ask him that you are the signing authority. Then we have प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट, अगर हमारे पास कोई भी पार्टनर रिटायर्ड होता है, अच्छा रिटायरमेंट की कोई भी वजह हो सकती है, मे बी ही इज नॉट फिट, मे बी ही इज ओल्ड एज, the retardation or any issues by which he is retiring from the firm, उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रिटायरमेंट होते वक्त उसको कितने पैसे मिलेंगे, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस तरह एडमिशन के टाइम का एक प्रोसीजर है, इसी तरह सेम रिटायरमेंट का भी है और डिसोल्यूशन का भी होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, गुडविल होता है बेटा आपका इंटेंजिबल करंट एसेट होता है। गुडविल कहते हैं आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को, आपकी इंटेलिजेंस को, ठीक है। तो आपकी जो गुडविल है वो बेसिकली, आप वैसे अपनी गुडविल नहीं दिखा सकते कि मेरे अंदर बहुत गुडविल है। गुडविल इज बेसिकली इंटेंजिबल एसेट जो दिखता नहीं है। अगर फर्म प्रॉफिट जनरेट करेगी तो फर्म का खुद ब खुद ही लोगों में नाम ग्रूम करना लग जाएगा। ये जो हमारा ब्रांड नेम ग्रूम होता है और लोगों में हमारी पॉपुलैरिटी होती है, इस दिस इज कॉल्ड योर गुडविल। अच्छा, हम लोगों की एज बीइंग अ पार्टनर हमारी गुडविल क्या है, हमारी हार्ड वर्किंग, हमारा स्ट्रेंथ, हमारी विजडम, ये सारी हमारी गुडविल है, क्योंकि ये इंटेंजिबल है। मैं बहुत ज़हीन हूँ या बहुत क्लेवर हूँ, ये मेरी बात कब पता चल सकती है, जब तक मैं इसका कोई एक्ट ना परफॉर्म करूँ, ठीक है। Then we have some other points also. Provision of bonus, हर पार्टनर को कितना बोनस मिलेगा। प्रोविजन ऑफ मेथड ऑफ डिस्प्यूट्स, हाँ हमारे सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स कैसे होंगे, अगर हमारे आपस में कोई भी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कोई भी फाइट्स हो जाती हैं, पार्टनर एक दूसरे से एग्री नहीं है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके डिस्प्यूट्स का फाइनली ख़त्म करने के लिए या उसको कोई सेटलमेंट करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब भी डिसाइड होगा। हमने बात करी थी माइनर पार्टनर का, जो कि 18 प्लस नहीं है, वो माइनर पार्टनर है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, हमने बात करी कैपिटल और उस पर इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट बेसिकली यहाँ पे होता है बेटा सूद, ठीक है, यानी हमें कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया 2 लाख और उस पर अगर हम कोई ऊपर की एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं तो वो हमारा इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट, कैपिटल और लोन दोनों पे, जितनी इक्विटीज साइड होती है ना आपकी, जो आपकी क्रेडिटेड साइड पे होता है, राइट हैंड साइड पे होता है इक्विटीज, उन दोनों पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। कैपिटल भी आपके, याद करें ये आपके पास लाइबिलिटीज इन कैपिटल व्हेन इंक्रीजेस दे आर क्रेडिटेड, हम पढ़ते हैं ना, तो जो भी आपकी चीज क्रेडिटेड साइड पे होती है उस पर आप इंटरेस्ट
ले सकते हैं। मतलब आप किसी को उधार दे रहे हैं 10 रुपए और आप बोलें कि ये तुम मुझसे अभी तो 10 रुपए ले लो क्योंकि तुम्हें 10 रुपीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जब तुम मुझे रिटर्न करो तो तुम मुझे 15 रुपीज़ देना। वो जो 5 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लेंगे वो आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आप किसी पार्टनर को लोन दे रहे हैं और लोन ले रहे हैं, लोन फ्रॉम पार्टनर्स लेना और लोन टू पार्टनर्स का मतलब किसी को दे रहे हैं। ठीक है, मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का मतलब आपका यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक को रिकॉर्ड करने का क्या मेथड है, वो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है कि आपने कितना सामान सोल्ड आउट किया और कितना सामान आपके पास आया, वो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट है। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहते हैं रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, कि कितना आपका फिक्स एसेट रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, so these are all the points. Once again I will go through with this. Number 1 is name of the firm, number 2 place of business, the nature of business, then names and address of partners, number 5 amount of investment, then 6 length of a life, profit and loss sharing ratio, withdrawal by each partner, procedure of admission, provision of salaries, provision of dissolution, accounting year and the fiscal year, rights, duties and liabilities of a partner, name of the banker, signing authority, provision of the retirement, then goodwill, provision of bonus, provision for the method of settlements of disputes, then provision for minor partner, interest on capital, interest on loan, loan from partners, loan to partners, then inventory valuation and depreciation. Okay, we have 26 ways over here, and this is, we have another question, conditions of dissolution of a partnership. Dissolution का मतलब क्या होता है? Dissolution का मतलब होता है आपकी पार्टनरशिप करंटली इस वक्त डिसॉल्व हो रही है, डिसल्यूट हो रही है, लिक्विडिफाइड होना, खत्म हो जाना। ठीक है, हमारी इस वक्त पार्टनरशिप अगर डिसल्यूट हो रही है तो उसके क्या क्या कंटेंट है वो हम देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स। हमारे पास पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने के ये रीजंस हैं। नंबर 1, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। इफ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द फर्म, जब हमारे पास ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 3 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास सपोज इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, हमें एक और पार्टनर को भी ऐड करना है। अगर हम न्यू पार्टनर को फर्म में इनवाइट करते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐड करेगा तो हमें अपनी पार्टनरशिप को दोबारा से, पार्टनरशिप डीड को दोबारा से रीनेम करके दोबारा से पार्टनरशिप प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी वो जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी और न्यू पार्टनरशिप फॉर्म होगी क्योंकि नया पार्टनर फर्म में आया है। ठीक है, if a new partner is admitted to the firm, the old partnership will have to be dissolved. A new agreement is drawn up to continue the business. ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओल्ड पार्टनर हैव partnership will have to be dissolved और new partnership agreement is drawn up to continue. ठीक है, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ बेटे पॉइंट्स, वो आप लोगों के पास हाईलाइटेड होने चाहिए बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स कि अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेंगे ना, सो यू पीपल विल बी एबल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन टू राइट इट डाउन वेरी नाइसली। देन वी हैव अनदर पॉइंट इज रिटायरमेंट। ठीक है, in case of retirement of a partnership, the partnership stands dissolved. ऐसा कब होता है जब पार्टनर को, एक पार्टनर, फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी थी कि हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, उस वक्त तो कोई एक पार्टनर आया था। अब सपोज 4 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो पार्टनरशिप हमारे पास, जैसे कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो अगेन हमारी पार्टनरशिप जो कि 4 लोगों पे बेस करती थी वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। The firm will not be dissolved if the remaining partners agree to continue. लेकिन firm dissolve नहीं होगी क्योंकि remaining partner उस firm को continue कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वो पार्टनरशिप पे जो एग्रीमेंट है, जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर जा रहा है उसके साथ हम लोगों का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म होगी। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि पार्टनर के पास कैपिटल जो है वो सफिशिएंट ना हो। ठीक है, पार्टनर का जो कैपिटल है वो इनसफिशिएंट है, इंसॉल्वेंट है। If a partner in a firm is adjudged bankrupt by the court, अगर कोर्ट कहता है कि पार्टनर जो है वो bankrupt हो गया है, उसके पास बिल्कुल पैसे जीरो हो गए, the partnership will turn dissolved.
ऐसे केस में भी हमारी पार्टनरशिप क्या होगी, खत्म हो जाएगी। किस केस में, जब हमारे पास एडजर्स बैंकरप्ट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि उसका हर पार्टनर का एक बैंक अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट में या फर्म के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जब ज़ीरो हो जाएगी तो भी हम उसको इंसॉल्वेंट पार्टनर को अपनी फर्म में से डिसॉल्व कर देंगे, खत्म हो जाएगी। द रिमेनिंग पार्टनर मे डिसाइड टू कंटिन्यू, जिस तरह हमने रिटायरमेंट में भी कहा था कि द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ द फर्म विल कंटिन्यू द पार्टनरशिप, इसी तरह हम इंसॉल्वेंसी में भी यही कह रहे हैं, द रिमेनिंग पार्टनर मे डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस दैट इज फर्म। तो रिटायरमेंट और रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, इन दोनों में पार्टनर एक रिटायर हो रहा है, एक इंसॉल्वेंट होने की वजह से जा रहा है, दोनों में जा रहे हैं, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपनी मर्जी से फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वाला जो केस है इंसेनिटी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर इंसेनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे पागल हो जाना। अब कोई पार्टनर अगर अपने कॉन्शियस जो है वो अपनी कॉन्शियस छोड़ गया है, मतलब वो अपनी कोई सेंसिबल डिसीजंस नहीं ले रहा, उसकी वर्क परफॉर्मेंस कोई सेंसिबल नहीं है, तो ऐसे वाले केस में भी डेफिनेटली हम उसको पार्टनरशिप में नहीं रख सकते कि वो कोई रॉन्ग डिसीजंस या कोई रॉन्ग एक्ट करे, तो इस ये वजह भी उसकी इंसैनिटी की पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की है, ठीक है। कॉन्विक्ट पार्टनर मीन्स व्हेन अ पार्टनर इज कॉन्विक्टेड ऑफ क्राइम, अगर किसी पार्टनर को हमने देखा कि वो कोई जुर्म करते हुए पकड़ा गया है, ठीक है, कॉन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, तो हमने उस पार्टनर से भी अपनी पार्टनरशिप डीड खत्म कर देनी है। ही इज डिक्लेयर्ड टू बी गिल्टी बाय द कोर्ट, उसकी कोई गिल्टी ऐसी है जो कि कोर्ट में प्रेजेंट हो गई है, डेफिनेटली द पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड, अगर हमारी किसी पार्टनर के साथ एक डीड हुई है कि हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे 2 साल की, ठीक है, डीड में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमने साइन करते वक्त एक ABC ने थर्ड पार्टनर को रखा और कहा कि जैसे 2 इयर्स कंप्लीट होंगे आपकी हमारे साथ पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले से ही पीरियड ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डिसाइड था, तो अगेन जैसे 2 इयर्स कंप्लीट होंगे वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। when the partnership was formed for a definite period, यानी इसमें एक हमारे पास पीरियड डिजाइन हुआ है, it would break up after the expiry of the term, एक्सपायर हो जाएगी क्योंकि हमारे पास उसकी वो टर्म एंड कंडीशंस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। देन वी हैव अनदर 2 पॉइंट्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। The death of a partner brings the partnership to a dissolution unless there is an agreement to the contrary. किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाती है तो अंडरस्टूड सी बात है हमारा उसके साथ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगेन उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर उसके आफ्टर डेथ उसको क्या प्रोविजन है, कितने पैसे मिलेंगे, कितना वो एसेट या कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, वो हमारी सारी डिसाइड हुई हुई होती है, वो हम मेंशन करते हैं, ठीक है। देन वी हैव कंक्लूजन ऑफ वेंचर, पार्टनरशिप में बी फॉर्म टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर वेंचर और प्रोजेक्ट। हमारे पास इस प्रोजेक्ट का मेन कंक्लूजन क्या है, पार्टनरशिप बनाई क्यों जाती है, क्योंकि ताकि सारे लोग मिलकर किसी एक पॉइंट पे किसी एक फर्म के लिए काम करें। वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, अगर कोई हमारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे ही उनका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट द पार्टनरशिप एंड्स डिसॉल्व, ये हमारे पास मेन कंटेंट है इस वाले पॉइंट का। वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, यानी हमने कोई 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए कोई प्रोजेक्ट प्लान किया है, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट प्लानिंग मेन पॉइंट क्या है कि उस टास्क का परफॉर्म होना। सपोज हम लोग कोई फैशन शो कर रहे हैं, उस फैशन शो का टास्क क्या है, दैट फैशन शो विल बी फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स, उसकी रिहर्सल होती है, फैशन शो पूरा परफॉर्म होता है। आफ्टर दैट टाइम वंस द शो इज गो ऑन एयर इट विल परफॉर्म, देन वो जो जितने भी लोग हैं जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप हुई थी, उनका ज्वाइंट वेंचर था, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सच पार्टनरशिप इज ऑल्सो रेफर्ड एज ज्वाइंट वेंचर, इसका मेन पॉइंट ज्वाइंट वेंचर को भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। दिस इज द कंटेंट विच आई हैव टू डिस्कस विथ यू, दिस इज पार्टनरशिप डिसोल्यूशन एंड दिस इज एंड पार्टनरशिप डिसोल्यूशन इज एंड ओवर हियर।